FDI अपॉर्चुनिटीज़। आज की इस वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को शेयर करेंगे। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है। हम मुंदरजा झेल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। FDI अपॉर्चुनिटीज़, डिजिटल इकोनॉमी एंड ICT, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑस्ट्रेलिया, मटीरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज एंड एनर्जी, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। तफसील से समझने के लिए आइए शुरू करते हैं। जो डेटा है एफडीआई अपॉर्चुनिटीज़ का वो ऑस्ट्रेट से कलेक्ट किया गया है। न्यू इंसेंटिव्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं ताकि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में उनको इनकरेज किया जा सके। ये डाटा जो है ये 14 मई 2021 का था। न्यू वीज़ाज इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। न्यू बिजनेस इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी अराउंड टैक्स एंड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इनोवेशन इंसेंटिव्स। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है दे आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू टैक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इंसेंटिव्स ताकि जो इंडिविजुअल्स और एक्सेप्शनल बिजनेस पर्सनस हैं उनको ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए अट्रैक्ट किया जाए। इन इट्स बजट 2021 टू 2022 स्टेटमेंट जो गवर्नमेंट है कमिटेड टू द फॉलोइंग प्रोग्राम्स: न्यू वीज़ाज, न्यू ग्लोबल टैलेंट वीज़ा और टेम्परेरी एक्टिविटी वीज़ा इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इसके अलावा न्यू बिजनेस इंसेंटिव्स में जो ग्लोबल बिजनेस पर्सनस हैं उनको ऑस्ट्रेलिया में रीलोकेट और इन्वेस्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसमें फाइनलाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉर्पोरेट कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल रिजिम, establish a more efficient licensing regime for foreign financial service providers, और जो टैक्स ट्रीटमेंट्स हैं ऑफ वेंचर कैपिटल उनको रिव्यू करना ताकि जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स और ऑस्ट्रेलियन स्टार्टअप्स हैं अर्ली एज के उनको एग्जामाइन किया जा सके। प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी अराउंड टैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट, एटीओ ऑफिस की तरफ से जो अर्ली इंगेजमेंट प्रोसेसेस हैं इन्वेस्टर्स की तरफ से उनको टैक्स इम्प्लीमेशंस में सैनिटरी प्रोवाइड करने के लिए इनिशिएटिव प्रोवाइड किया गया है, जिसमें ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ऑस्ट्रेलियन टैक्स लॉज के बारे में इंफॉर्मेशन हो कि टैक्स लॉज किस तरीके से अप्लाई होते हैं, एंड ऑल ऑफ द टैक्स लॉज आर अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ ईच इन्वेस्टर एंड दे विल बी मेड अवेलेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2021। इनोवेशन इंसेंटिव्स, इनोवेशन को की ग्रोथ के लिए और इन्वेस्टर्स को मोटिवेट करने के लिए जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है इज इंट्रोड्यूसिंग अ पेटेंट बॉक्स ताकि जो इन्वेस्टमेंट है मेडिकल और बायोटेक टेक्नोलॉजीज में उसको इनकरेज किया जा सके। जो पेटेंट टैक्स है उसके थ्रू जो इनोवेटिव रिसर्च में इनकम जनरेट होती है उसके ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं उनको रिड्यूस किया जाएगा ताकि जो बिजनेसेस हैं जो रिसर्च और डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको इनकरेज किया जा सके। इसके अलावा जो डिजिटल गेम्स टैक्स ऑफसेट है उसमें भी गवर्नमेंट की तरफ से 30% रिफंडेबल टैक्स प्रोवाइड किया गया है ताकि इंटरनेशनल बिजनेसेस जो ऑस्ट्रेलिया में आके डिजिटल गेम्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अपना बिजनेस करना चाहते हैं उनको इनकरेज किया जा सके। वाई ऑस्ट्रेलिया फॉर इन्वेस्टमेंट, एक तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो काफ़ी रिजीलियंट और लो रिस्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को। इसके अलावा वहाँ की गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्टिव है और इन्वेस्टमेंट और काफ़ी साउंड इन्वेस्टमेंट और बिजनेस कल्चर है वहाँ का। अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वेलकम्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और इस ऑस्ट्रेट जो है वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की एज एन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी काम करती है जो कि इन्वेस्टर्स को जो भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया के डिफरेंट रीजन्स और एरियाज़ में उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जो इन्वेस्टमेंट के लिए एरियाज़ हैं उसमें एग्री बिजनेस एंड फूड है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर, मटेरियल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजीज, मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, रिसोर्सेज एंड एनर्जी, और ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन ऑस्ट्रेलियन एग्री बिजनेस एंड फूड। वाई ऑस्ट्रेलिया? First of all, they have strong economy. Their industry is dynamic, which is it is growing day by day. They have strategic location, proximity to Asian markets, world-class research and development, and innovation adoption. फॉलोइंग फिगर में डेस्टिनेशंस बताई गई हैं जहां पर ऑस्ट्रेलिया की जो फूड और फाइबर है उनकी एक्सपोर्ट होती है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन और वेल इस्टेब्लिश ट्रेड की वजह से काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है कि वो जो फास्ट ग्रोइंग मार्केट्स हैं उनको एक्सेस कर सकें।
जो मिडिल क्लास कंज्यूमर्स हैं एशिया पैसिफिक रीजन में, दे आर प्रेडिक्टेड टू ग्रो फ्रॉम 525 मिलियन इन 2019 टू अप्रॉक्सीमेटली 3,228 मिलियन बाय 2030। स्टेट बाय स्टेट, फ्रॉम ग्रेन्स एंड डेयरी टू मीट एंड सी फूड, ऑस्ट्रेलिया की जो चेंजिंग इन्वायरमेंट और ग्रोइंग इन्वायरमेंट है, इससे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं प्रोडक्शंस में और प्रोडक्ट्स में। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन स्टेट और टेरिटरी में यूनिक इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट करती हैं जो कि एग्री बिजनेस और फूड वैल्यू चेन में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। विक्टोरिया जो है वो डेयरी प्रोडक्शन में जो उसकी रेशो है वो 2/3 की है, और 30% जो कंट्री का फूड प्रोसेसिंग है वो इसी स्टेट से जनरेट होता है। इसके अलावा जो यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग बेस है, उसमें भी डिफरेंट एरियाज में अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, जैसे कि डेयरी फूड है। इसके अलावा फूड प्रोसेस फूड में मीट, सीरियल्स और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन आ जाती है। क्वींसलैंड जो है वो अपने क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी की वजह से, चेंजिंग एनवायरनमेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो फ्रेंडली है। क्रॉप्स में बनानास, मैंगो, स्ट्रॉबेरीज, एवोकाडो, शुगर केन और ग्रेन्स आ जाते हैं, इंक्लूडिंग वीट एंड सोरगम। इसके अलावा स्टेट जो है वो अपने बीफ प्रोडक्शन की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है। दे आर वेल नोन एज अ मेजर मीट प्रोसेसर। इसके अलावा दे हैव स्ट्रॉन्ग बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर जो कि फ्रेश फूड और हेल्थी फूड को सपोर्ट करते हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया जो है अपने प्रीमियम फूड और वाइन, व्हीट, बार्ले, बीफ, लैम, पोल्ट्री और सी फूड की वजह से जाना जाता है। इसके अलावा जो साउथ ऑस्ट्रेलियन बिजनेसेस हैं वो हॉर्टिकल्चर और ग्रेन प्रोडक्ट्स में काफ़ी वैल्यू ऐड करते हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो काफ़ी एफिशिएंट है और डाइवर्स है, जिससे कि इनकी जो मेजर प्रोडक्शन है वो प्रीमियम सी फूड, कैटल, ग्रेन्स, ऑयल सीड्स, शीप मीट और वूल में है। इसके अलावा काफ़ी बड़ी मिकदार में जो रॉ मटेरियल है वो इस स्टेट से एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसमें वाइन, आइसक्रीम, बार्ले माल्ट, नूडल्स और फाइन लेदर हैं। इट इज़ आल्सो अ मेजर वर्ल्ड सप्लायर ऑफ लॉबस्टर्स, प्रॉन्स एंड पर्ल्स। तस्मानिया अपने अफोर्डेबल लैंड्स और अबंडेंट वाटर रिसोर्सेज की वजह से जाना जाता है, और they have quite a good reputation in agriculture worldwide। जो की सेक्टर्स हैं इस स्टेट में, उसमें वाइन, डेयरी, रेड मीट, फ्रूट, वेजिटेबल्स, पॉपीज, एक्वाकल्चर और वाइल्ड फिशरीज आ जाती हैं। सुपर वाइन फूल की प्रोडक्शन में भी ये स्टेट आगे है। इसके अलावा दे हैव सेंसिटिव प्रोजेक्ट जो कि डिफरेंट डाटा रिसोर्सेज को कंबाइन करता है, ताकि जो बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स और कम्युनिटीज़ हैं वो मैनेजमेंट के लिहाज से बेटर डिसीजंस ले सकें। नॉर्थर्न टेरिटरी जो है वो इट हैज़ क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू एशियन मार्केट्स, जिसकी वजह से इस स्टेट से जो लाइव कैटल है उसकी एक्सपोर्ट डोमेस्टिकली भी काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर लार्ज मैंगो फार्म्स भी हैं जो कि इसके अलावा जो ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं जैसे कि मेलोन्स, एशियन वेजिटेबल्स एंड बनाना, टेबल ग्रेप्स और डेट्स की जो काश्त है वो सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में होती है। और जो नॉर्थर्न कोस्ट लाइन है वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक्वाकल्चर के लिहाज से, उसमें प्रॉन्स, ब्रोमंडी एंड सी क्यूकम्बर्स आ जाते हैं, एज वेल एज इन प्रीमियम मीट एंड स्किन्स फॉर इंटरनेशनल एक्सपोर्ट मार्केट्स। न्यू साउथ वेल्स एग्री बिजनेस और फूड कंपनीज की बेस के तौर पे जाना जाता है। इसकी जो प्रोडक्शन है वो सीरियल्स, पल्सीज, ऑयल सीड्स, फूड प्रोसेसिंग और फ्रूट और वेजिटेबल्स में है। रिसर्च, इसके अलावा जो फंक्शनल फूड, नैनो टेक्नोलॉजी, न्यू प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी और स्मार्ट लॉजिस्टिक कंट्रोल और ई कॉमर्स की जो रिसर्च और एप्लीकेशंस हैं उनमें भी ये स्टेट सबसे आगे है। एग्री बिजनेस इन नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है और जो नॉर्थर्न टेरिटरी की गवर्नमेंट्स हैं, क्वींसलैंड, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं ताकि जो नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स को फैसिलिटेट किया जा सके। आने वाले 20 सालों में, लाइक 2035 तक, जो नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया का एग्रीकल्चर है, फूड और फाइबर प्रोसेसिंग, उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के चांसेस हैं।
जो अपॉर्चुनिटीज़ नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया में हैं उसमें बीफ प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग है, हॉर्टिकल्चर एंड इरिगेटेड क्रॉपिंग, एक्वाकल्चर एंड कमर्शियल फिशिंग, क्रोकोडाइल प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग, बायोफ्यूल प्रोडक्शन और इकोसिस्टम सर्विसेज आ जाती हैं। अपॉर्चुनिटीज बाय सेक्टर: ग्रेन्स, बीफ, डेयरी, हॉर्टिकल्चर और एक्वाकल्चर। ग्रेन्स वैल्यूड एट 17 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। ऑस्ट्रेलिया को जो मेजर पार्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर का वो ऑस्ट्रेलिया के ग्रेन्स की वजह से प्रेजेंट होता है, जिसमें क्रॉप्स में वीट को और कोर्स ग्रेन्स में बार्ले, सोरगम और ओट्स आ जाते हैं, ऑयल सीड्स और लेगुमीज। तकरीबन जो 65% है कंट्रीज की एनुअल आउटपुट वो ग्रेन्स की प्रोडक्शन से जो एक्सपोर्ट आउटपुट है वो ग्रेन से अचीव होती है। और फॉलोइंग टेबल में दिखाया गया है कि जो टोटल आउटपुट है ग्रेन्स की वो 45.1 मिलियन टन्स है। इसके अलावा वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स कितनी है, शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, आउटपुट एक्सपोर्टेड, और इसके अलावा जो ग्रेन्स है ऑस्ट्रेलिया से जिन मार्केट्स में टॉप 3 मार्केट्स में एक्सपोर्ट होता है उसमें इंडोनेशिया, सऊदी अरबिया और जापान है। सेक्टर के एट्रीब्यूट्स क्या हैं? एक तो ऑन फार्म प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। इसके अलावा जो प्रोडक्टिविटी है उसमें ऑन गोइंग इम्प्रूवमेंट्स होती रहती हैं। सेफ्टी, हेल्थ और हाई क्वालिटी ग्रेन्स की वजह से इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है। जियोग्राफिक एंड क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी, जो रिसर्च और डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी मॉडर्नाइज और वेल ऑर्गेनाइज्ड है। एक्सेसिबल सप्लाई चेन, जस्ट इन टाइम डिलीवरी, प्रॉक्सिमिटी एंड कैपेबिलिटी, जो सेक्टर की नो हाउ है प्रोडक्शन और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में काफ़ी ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में जो इन्वेस्टर्स हैं दे कैन इन्वेस्ट इन सिक्योरिंग स्ट्रेटेजिक सप्लाईज ऑफ हाई क्वालिटी ग्रेन्स फॉर ग्लोबल सेलर्स। इसके अलावा जो सप्लाई चेन्स की अलाइनमेंट है उसको उसकी डेवलपमेंट के लिए बिटवीन फार्म एंड एंड यूजर्स, ताकि जो एंड यूजर्स हैं उन तक उनकी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स की डिलीवरी हो। ग्रीन टेक्नोलॉजीज को कमर्शलाइज करने के लिए को इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है। और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टोरेज और हैंडलिंग के को इम्प्रूव करने के लिए थ्रू को इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ farmland assets capable of high yielding returns, and development of just in time supply chains for niche premium users. Beef, ऑस्ट्रेलिया जो है वो लाइव कैटल की सप्लाई जो है वो अराउंड द वर्ल्ड, मिडल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में करता है। अ, इसके अलावा जो लार्जर अमाउंट में जो ग्रास फेड बीफ इंडस्ट्री है इसमें डिफरेंट फार्म साइजेस, कैटल ब्रीड्स और प्रोडक्शन सिस्टम्स आ जाते हैं। इस प्रोडक्शन की जो डाइवर्सिटी है इससे इंडस्ट्रीज को ये बेनिफिट मिलता है कि वो डिफरेंट कंट्रीज में अपने कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं, जिसकी वजह से जो ऑस्ट्रेलिया जो है वो बीफ प्रोडक्शन में थर्ड लार्जेस्ट कंट्री के तौर पे कंसीडर होता है। जो बीफ की टोटल आउटपुट है टेबल में बताई गई है। इसके अलावा जो टॉप 3 मार्केट्स हैं जहां पर ऑस्ट्रेलिया से बीफ एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें जापान, यूएसए और चाइना है। सेक्टर्स के एट्रीब्यूट्स ये हैं कि क्लीन एंड ग्रीन इमेज, डिजीज फ्री स्टेटस, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिक ट्रेसेबिलिटी सिस्टम, comprehensive grading system, efficient farm production methods, diversity of production regions and systems, low cost land sports, grass fed production, innovative, well supported by research and development infrastructure। और जो की एशियन मार्केट्स हैं उनसे इसकी जो प्रॉक्सिमिटी है, यानी कि एशियन जो इम्पोर्टेंट एशियन मार्केट्स हैं उनसे ये नियर है, तो जिसकी वजह से जो फ्लाइट एडवांटेजेस हैं वो मिल जाते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड टाइम। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में ये है कि जो स्टॉक रेट्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए जो नॉर्थर्न फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर है उनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन्स डेवलप की जा सकती हैं थ्रू जॉइंट वेंचर्स टू सप्लाई ग्रोइंग एक्सपोर्ट मार्केट्स। प्रोसेसेस और जो प्रोडक्ट टेक्नोलॉजीज हैं उनको कोस्ट एफिशिएंट बनाने के लिए कमर्शलाइजेशन में इन्वेस्ट किया जा सकता है। डेवलपिंग वैल्यू एडेड मीट एक्सपोर्ट्स बेस्ड ऑन ग्रास फेड, ऑर्गेनिक एंड प्रोविनेंस एट्रीब्यूट्स। Commercializing world-leading sensing and objective measurement technologies in processing to improve cost competitiveness of supply chains. Dairy, डेयरी जो है उसकी ओवरऑल जो वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन है वो फोर्थ है। डेयरी प्रोडक्शन में जो चीज़ है
उसकी जो प्रोडक्शन है वो 50% एक्सपोर्ट की जाती है और 50% डोमेस्टिकली सोल्ड की जाती है। इसके अलावा एक वाइड रेंज ऑफ और डिफरेंट रेंजेस ऑफ मिल्क पाउडर्स भी जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया से एक्सपोर्ट होते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया इज यूनिक अमंग द वर्ल्ड्स डेयरी ट्रेडर्स इन दैट प्रोडक्शन, और जो प्रोडक्शन है वो इवनली स्प्लिट की जाती है डोमेस्टिकली और एक्सपोर्ट मार्केट्स में। टोटल तकरीबन 9.2 बिलियन लीटर्स जो है वो डेयरी एक्सपोर्ट होती है, जो मोस्टली जो टॉप 3 मार्केट्स हैं वो चाइना, जापान और सिंगापुर हैं। सेक्टर के एट्रीब्यूट्स ये हैं कि हाई फूड क्वालिटी, सेफ्टी और बायो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को यूज़ किया जाता है विद एडवांस्ड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम्स। अपनी क्वालिटी और मिल्क प्रोडक्शन के लिहाज से ग्लोबली competitive है, रीजनल डाइवर्सिटी है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर है वो काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड है। Smaller scale manufacturing facilities offering agility and flexibility, produces a diverse range of functional, ready-to-consume, value-added products and ingredients. Investment opportunities may farmland investment for capital gain at prices that represent a relatively low barrier to entry. इसके अलावा डेयरी फार्म्स की कंसोलिडेशन और डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट, ताकि जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके, डेडिकेटेड सप्लाई चेन डेवलप की जा सके, डेट ऑफर्स मिल्क टू प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन एंड डिलीवरिंग ट्रेसेबिलिटी, और कोस्ट competitive प्राइमरी प्रोडक्शन, लीडिंग प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज और एक्सपोर्ट मार्केट एक्सेस को कंबाइन करने के लिए को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, और जो हाई वैल्यू टारगेट मार्केट्स के लिए जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ मिलकर स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट। हॉर्टिकल्चर जो है वो ऑस्ट्रेलिया की सेकंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, जिसका जो ग्रोस प्रोडक्शन है वो 9 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स था इन 2013 टू 14। इसके अलावा जो फ्रूट और नट्स का ग्रोस प्रोडक्शन है, इट कंप्राइजेस 3.9 बिलियन एंड वेजिटेबल कंप्राइजेस 3.8 बिलियन, while other cultivation plants and horticulture accounted for 1.5 billion. The overall total output is 4.3 million tons, and the top three markets where the horticulture is exported from Australia is Japan, New Zealand, and Singapore. सेक्टर एट्रीब्यूट्स ये हैं कि जो जियोग्राफिकल एरिया है, उसमें क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी की वजह से जो फ्रूट और वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो फूड सेफ्टी और क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम्स हैं वो काफ़ी हाई स्टैंडर्ड और एडवांस्ड हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा लीडिंग सेक्टर है। फ्राइट एडवांटेजेस मिल जाती हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड टाइमली डिलीवरिंग टू द मार्केट्स फॉर फ्रेश प्रोडक्ट्स। इसके अलावा जो फ्रूट और वेजिटेबल्स को जब एक्सपोर्ट करते हैं कि एशियन मार्केट्स में जो तारिफ बैरियर्स हैं, जो कंसेशंस और टैक्स इम्प्लीकेशंस अप्लाई होती हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। Investment opportunities में driving consolidation of smaller farms through acquisitions, um, new production regions, Northern Australia में जो है उनकी development, covered production systems की development ताकि जो climate risk है उसको minimize किया जा सके, और domestic और export markets में जो supply है horticulture की उसको continue किया जा सके। कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट ताकि वैल्यू को बढ़ाया जा सके और जो वेस्टेज है उसको कम किया जा सके। लोकल प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट ताकि जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए जाते हैं उनको रिप्लेस किया जा सके लोकल प्रोडक्ट्स से। हाई एक्सपोर्टिंग हाई वैल्यू फ्रेश प्रोडक्ट्स टू एफोलिएंट एशियन मार्केट्स, इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजीज टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी। एक्वाकल्चर Australia has about 1980 aquaculture producers, जो कि highest number of aquaculture licenses और operators में आते हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया में। तस्मानिया जो है वो एक्वाकल्चर रीजन में आता है, जहाँ पर साल्मोनेट्स की प्रोडक्शन होती है। इसके अलावा जो सी फूड है वो हाई वैल्यू प्रीमियम प्रोडक्ट के तौर पे एक्सपोर्ट की जाती है ऑस्ट्रेलिया से, जो इसकी टोटल आउटपुट है। और जो टॉप 3 मार्केट्स हैं जहाँ पर एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं, हांगकांग, वियतनाम और जापान। सेक्टर के एट्रीब्यूट्स ये हैं कि जो क्लाइमेट है उसमें डाइवर्सिटी है, और जो डिफरेंट स्पीशीज हैं उनको
हैंडल किया जा सकता है। इसके अलावा जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सेफ्टी और हाई क्वालिटी प्रोडक्शन और स्टैंडर्ड्स के लिहाज से इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है ये सेक्टर। और वर्ल्ड क्लास हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशंस यूज़ की जाती हैं। एक्वाकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इनकी जो एक्सपर्टीज़ और कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं। हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजीज और इक्विपमेंट्स और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में डेवलपमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड एक्वाकल्चर जोन्स प्रोवाइडिंग एन इन्वेस्टमेंट रेडी प्लेटफॉर्म। स्मॉल प्रोड्यूसर्स कंसोलिडेशन ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स ताकि जो competitiveness है डिफरेंट इंडस्ट्री से उसको इम्प्रूव किया जा सके। Integration of production, processing, and marketing to supply retail-ready products for domestic and overseas markets. Development of supply chains ताकि जो सी फूड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए जाते हैं बाहर से उनको रिप्लेस किया जा सके लोकल फार्म सी फूड प्रोडक्ट से। Development of convenience products for growing local market. Australia's R&D tax incentives. ऑस्ट्रेलिया जब एक जनरस R&D टैक्स ऑफसेट जो है वो ऑफर करता है ताकि जो बिजनेसेस हैं जो कि रिसर्च में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं उनको बेनिफिट मिल सके और जो इनोवेशन बेस्ड एक्टिविटीज हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके। तो हु इज एलिजिबल, द टाइप ऑफ एंटिटीज एलिजिबल फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट टैक्स इंसेंटिव्स आर ऐसी कंपनीज जो ऑस्ट्रेलिया में इनकॉर्पोरेटेड हैं, फ्राइट कंपनीज जो कि ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट्स हैं और फॉर टैक्स पर्पसेस, और फॉरेन कंपनीज कैरिंग जो ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस एक्टिविटीज कर रही हैं थ्रू अ परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट और जिनकी कंट्रीज के साथ ऑस्ट्रेलिया का जो है वो डबल टैक्स एग्रीमेंट है। What qualifies? Two types of research and development activities are eligible under the R&D tax incentives: core or supporting R&D activities. Agriculture R&D. Examples included new or adaptive production processes, crops और livestock के लिए alternative regions और climates में, novel fertilizers and agricultural chemical development, अल्टरनेटिव टेक्निक्स का यूज एनिमल और प्लांट ब्रीडिंग में ताकि जो यील्ड्स और एफिशिएंसीज हैं उनको अचीव किया जा सके। फूड प्रोसेसिंग R&D एग्जांपल्स इंक्लूड नई और इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट फॉर्मुलेशंस जिसमें कि स्टेबिलिटी, क्वालिटी, फ्लेवर, टेक्सचर और फॉर्म को अचीव किया जा सके। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड इम्प्रूव्ड फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज, फॉर एग्जांपल नई पैकेजिंग टेक्नोलॉजी या नई रोबोटिक टेक्नोलॉजी या न्यू रिटोर्टिंग टेक्नोलॉजी का यूज और डेवलपमेंट। एग्जाम्पल अब इस फिगर में शो किया गया कि R&D टैक्स इंसेंटिव्स जो हैं वो वर्क कैसे करते हैं। For example, if a country incurs 1 billion Australian dollars R&D expenditures, तो अगर जो कंपनी का एक रिफंडेबल टैक्स इंसेंटिव है और एक नॉन रिफंडेबल टैक्स इंसेंटिव है, तो जो अगर कंपनी का जो एग्रीगेटेड टर्नओवर है वो $20 million से कम होगा तो उस पे जो टैक्स है वो उसको जो टैक्स है वो रिफंडेबल होगा। और जो नॉन रिफंडेबल टैक्स है अगर एग्रीगेटेड टर्नओवर जो है वो 20 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर से ज्यादा है तो वो टैक्स नॉन रिफंडेबल होगा। की एजेंसीज फॉर इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया की लीडिंग गवर्नमेंट एजेंसी है और इसकी जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है ताकि जो बायोसिस्टम्स हैं उनको मैनेज करना थ्रू करंटीन एंड एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसोर्सेज इकोनॉमिक्स एंड साइंसेज है जिसका जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड वाटर्स रिसर्च ब्यूरो है वो इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिसिस और एडवाइस प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स को। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री इनोवेशन एंड साइंस है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो इंडस्ट्री है वो किस तरीके से ज़्यादा एफिशिएंट, competitive और इनोवेटिव बने। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को थ्रू अ नंबर ऑफ प्रोग्राम सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है इस डिपार्टमेंट के थ्रू। फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिव्यू बोर्ड है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो रही होती हैं ये एडवाइजरी बोर्ड जो है उन इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू करता है। ओस बायोटेक जो है वो ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट बायोटेक इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन है
जिसमें लाइफ साइंसेस, मेडिकल टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स आ जाते हैं। नेशनल फार्मर्स फेडरेशन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के फार्मर्स और एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट करता है। ऑस्ट्रेलियन फूड एंड ग्रोसरी काउंसिल, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिससे जो ऑस्ट्रेलिया की जो पैकेज फूड, ड्रिंक और ग्रोसरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन डिजिटल टेक्नोलॉजी इन ऑस्ट्रेलिया। Why Australia? First of all, their economy is strong, world-class technology and R&D, and their labor force is educated. Investment opportunities, collaborative R&D. As a global hotspot for ICT innovation, Australia जो है वो R&D जो ICT में है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में, उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है डिजिटल टेक्नोलॉजीज में विद स्ट्रॉन्ग क्रॉस सेक्शनल रिसर्च कैपेबिलिटीज। ऑस्ट्रेलिया का जो ICT R&D सेक्टर है इज इंटरनेशनली एक्सपीरियंस विद अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ अचीविंग वर्ल्ड लीडिंग आउटकम्स। Moreover, it is collaboration ready with extensive global links and commercial and academic research partnerships in place. It has necessary infrastructure and connectivity for digital discovery. They operate in a stable and transparent environment with strong governance, cybersecurity, and intellectual property protection. Has access to an ideal test market and a diverse, geographically dispersed, and technology ready population. ऑस्ट्रेलिया जो है वो जो एक एडवांस और स्टेबल बेस प्रोवाइड करता है टेक्नोलॉजी और सर्विसेज के एक्सपोर्टेशन के लिए रीजनल मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट्स में। मोर ओवर, एज कम्पेयर टू अदर एशियन पैसिफिक रीजन्स, इट हैज अ लोअर रिस्क प्रोफाइल। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, डेटा सेंटर्स। 2011 से 16 में जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं, इंटरनेट यूज और कनेक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को एक्सपीरियंस किया गया है। जो 17.2% ग्रोथ है वो डेटा स्टोरेज सर्विसेज इंडस्ट्री में हुई है, और जिसका अगले 5 years में भी इसकी जो ग्रोथ है वो ऐसे ही रहेगी। इसके अलावा जो इन रिटेल क्लाइंट्स की तरफ से इंटरनेट का यूजेज है, रैपिड अपटेक ऑफ ऑडियो एंड वीडियो कंटेंट स्ट्रीमिंग सर्विसेज, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। और क्लाउड कंप्यूटिंग की ग्रोथ की वजह से इट हैज़ क्रिएटेड अ हाई डिमांड फॉर डाटा स्टोरेज। क्लाउड कंप्यूटिंग रेडी, BSCS के जो ग्लोबल क्लाउड कंप्यूटिंग स्कोर बोर्ड था, जिसमें जो क्लाउड कंप्यूटिंग रेडीनेस है उसमें कंपनीज को कंपेयर किया जाता है दैट अकाउंट फॉर 80% ऑफ द वर्ल्ड्स IT मार्केट, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने 6th रैंक अचीव किया था अहेड ऑफ सिंगापुर, UK एंड साउथ कोरिया। इसके अलावा क्लाउड रेडीनेस इंडेक्स जो कि 2016 में एशिया क्लाउड कंप्यूटिंग एसोसिएशन के थ्रू इशू हुआ था, उसमें जो हांगकांग, सिंगापुर, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया थे, दे वर रैंक्ड अबव जर्मनी, UK एंड US। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, फिनटेक। ऑस्ट्रेलिया has one of the world's most dynamic financial technology markets. और जो फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, दे ऑफर एक्सेस टू वन ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजन्स लार्जेस्ट पूल्स ऑफ बैंक एसेट्स एज वेल एज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट पेंशन एसेट पूल्स। ऑस्ट्रेलिया के जो 4 बैंक हैं वो एसेट साइज के लिहाज से पूरे वर्ल्ड में टॉप 50 में आते हैं। और इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया की पेंशन एसेट्स हैं विच वर 2 trillion Australian dollars, they are expected to grow to 4.5 trillion over the next decades. ऑस्ट्रेलिया की जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो सब एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मार्केट्स में आती हैं with a total annual turnover exceeding 135 trillion Australian dollars. इसके अलावा जो कंट्री है अपने लिक्विड स्टॉक मार्केट की वजह से एशिया रीजन में थर्ड और पूरे वर्ल्ड में 9th लार्जेस्ट कंट्री कंसीडर होती है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो कॉन्टेक्टलेस पेमेंट सिस्टम्स के लिहाज से जो सबसे ज़्यादा यूजर्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में हैं। Revenue from financial technologies to forecast to grow to 4.2 billion by 2020 with the greatest opportunities in security, cloud managed services, artificial technology, biometrics and data storage. Subsectors में
जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं फिनटेक में, उसमें जो सब सेक्टर्स आते हैं उसमें इंश्योरेंस, लोन्स, ई कॉमर्स, पेमेंट सिस्टम्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, सिक्योरिटी और वेरिफिकेशन आ जाता है। जो ग्रोथ एरियाज हैं जहाँ पर स्टिल ग्रोथ नीडेड है, उसमें एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, मोबाइल बैंकिंग, ओपन सोर्स कंप्लायंस सिस्टम्स, पॉलिसी मॉडलिंग, रियल टाइम ट्रांजैक्शन एनालिसिस और रोबो एडवाइजिंग विजुअलाइजेशंस आ जाती हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एजी टेक, ऑस्ट्रेलियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है इट इज़ ग्रोइंग डे बाय डे, जिसकी वजह से जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आईसीटी कंपनीज के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं। ऐसे आईसीटी कंपनीज जो कि एग्री बिजनेस एंड फूड टेक्नोलॉजीज में एक्सपर्टीज रखती हैं। जो ग्लोबल फूड कंजप्शन है इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 75% बिटवीन 2007 टू 2050 विद हाफ ऑफ द इंक्रीज डिमांड कमिंग फ्रॉम द एशिया। तो इस ग्रोइंग फूड कंजप्शन डिमांड के साथ जो सेक्टर है वो डिजिटल टेक्नोलॉजीज की डिमांड रखता है, ताकि जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज किया जा सके, बूस्ट किया जा सके, एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्निक्स को यूज किया जा सके, ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके, और जो सस्टेनेबल यूज है रिसोर्सेज का उसको मैक्सिमाइज किया जा सके। What Australia offers close trade ties with Asia, जो कि ऑस्ट्रेलिया की जो टॉप 10 डेस्टिनेशंस हैं उसमें 8वें नंबर पर आता है। एंड जो 50% एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं वो एशिया में जाती हैं ऑस्ट्रेलिया से। A diverse and growing agriculture industry, टर्नओवर जो है विद 173.4 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स इन 2013-14, with product exported totaling 41.6 billion Australian dollars. Strong demand for technology, ताकि प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सके, सेल्स को एक्सपेंड किया जा सके और एक्सपोर्ट्स को मेंटेन किया जा सके। इसके अलावा the right mix of geography, climate, regulatory policy, and market settings to support edge innovation across the food and beverage supply chain. एजी टेक से ऑस्ट्रेलिया को क्या बेनिफिट हो सकता है? एजी टेक जो है वो ऑस्ट्रेलिया की एग्री बिजनेस और फूड इंडस्ट्रीज को हेल्प प्रोवाइड करेगी, ताकि वो अपनी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनको ग्रैब कर सकें बाय डिलीवरिंग इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, एडवांस प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग टेक्निक्स। इसके अलावा जो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनको एफिशिएंट बना सकें एंड प्रोवाइडिंग लिंक्स इनटू द रीजनल एंड ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। सब सेक्टर्स में मीट आ जाता है। ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज जिससे कि जो प्रोसेस है उसको ऑटोमेट किया जा सके। ग्रेन्स में को डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, ताकि जो ऑस्ट्रेलिया की रेपुटेशन है एज अ हाई क्वालिटी ग्रेन सप्लायर वो रिलायबल रहे। और एग्जाम्पल इंक्लूडेड टेक्नोलॉजीज, ताकि जो वाटर यूजेज है उसको कम किया जा सके और जो फार्मिंग है उसमें ज़्यादा बेटरमेंट और प्रिसीजन जो है वो अचीव की जा सके। डेयरी में R&D एंड कमर्शलाइजिंग ऑफ न्यू ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स प्रोसेसेस, ताकि जो मूवमेंट है टेम्परेचर सेंसिटिव डेयरी प्रोडक्ट्स की उसको इम्प्रूव किया जा सके फ्रॉम फार्म टू प्रोसेसर एंड फ्रॉम प्रोसेसर टू कंज्यूमर। हॉर्टिकल्चर में एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल, ताकि जो स्केल और प्रोडक्टिविटी है फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स प्रोडक्शन की ऑपरेशंस की उसको इम्प्रूव किया जा सके, बूस्ट किया जा सके, इंक्लूडिंग न्यू कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजीज, जिससे कि जो competitiveness है वो इंक्रीज होगी और जो एक्सेस है ग्लोबल एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज की वो ज़्यादा होगी। एक्वाकल्चर में इनोवेशन, जिससे कि एक्वाकल्चर की जो एफिशिएंसी है, सस्टेनेबिलिटी और कॉस्ट कम्पेटिटिवनेस है वो अचीव की जा सके, इम्प्रूव की जा सके वाइल मेंटेनिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड स्टैंडर्ड्स। इसके अलावा जो एक्वाकल्चर है उसमें ऐसी टेक्नोलॉजीज का काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, जिससे कि जो प्रोसेस है उसको ऑटोमेट किया जा सके और लेबर कॉस्ट को मिनिमाइज और सस्टेनेबिलिटी को इनेबल किया जा सके। ग्रोथ एरियाज में एनालिटिक्स, सेंसर एंड मॉनिटरिंग, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस आ जाती है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज एंड एनर्जी। ऑस्ट्रेलिया जो है वो रिसोर्सेज और एनर्जी सेक्टर में एज अ ग्लोबल लीडर कंसीडर होता है, और इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक्सप्लोरेशन में, ऑपरेशंस में और मेंटेनेंस टेक्नोलॉजीज में। इसके अलावा जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट शेयर है आयरन और गोल्ड, जिंक, निकल और यूरेनियम रिजर्व्स में वो ऑस्ट्रेलिया में है।
ऑस्ट्रेलिया ऑफर करता है एन इंडस्ट्री ऑफ स्केल लोकेटेड क्लोज टू ग्रोथ मार्केट्स, अ क्रिटिकल मास ऑफ इंटरनेशनल फर्म्स एंड इंडस्ट्री, अ डिमांड फॉर टेक्नोलॉजीज टू improve प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, एक्सेस टू वर्ल्ड क्लास R&D। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में जो है ऐसी टेक्नोलॉजीज की काफ़ी डिमांड है जिससे कि प्रोडक्टिविटी और सेफ्टी अचीव की जा सके, इम्प्रूव की जा सके, कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सके, प्लांट और इक्विपमेंट एफिशिएंसीज को इनेबल किया जा सके और जो जियोग्राफिकल डिस्टेंसेस हैं उनको कम किया जा सके। इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। गवर्नमेंट्स, यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्रीज जो हैं ऑस्ट्रेलिया की, वो रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एनर्जी रिसर्च अलायंस जो है वो CSIRO, कर्टिन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में बनाया गया है, जिसका जो मेन फोकस है वो गैस टेक्नोलॉजीज, offshore gas technologies, facilities, and subsurface technologies, particularly linked to the upstream petroleum industry. इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है हैज़ डेवलप एन एंकरिंग सिस्टम फॉर फ्लोटिंग लिक्विफाइड नेचुरल गैस एंड पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन। जो गैस इंडस्ट्री है, द गैस इंडस्ट्री सोशल एंड इन्वायरमेंटल रिसर्च अलायंस, वो तकरीबन 14 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो हैं वो 5 इयर्स में इन्वेस्ट कर चुके हैं, ताकि जो इन्वायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं नेचुरल गैस इंडस्ट्री पर, उनको स्टडी किया जा सके, उन पर रिसर्च की जा सके। सब सेक्टर्स में एनर्जी रिसोर्सेज, ऑयल एंड गैस एंड मिनरल्स आ जाता है। ग्रोथ एरियाज में एनालिटिक्स, ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, सेंसर्स, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, विजुअलाइजेशन और मॉडलिंग आ जाता है। Australia is a pioneer in developing sensor-based health technologies, including sensors for home healthcare. सब सेक्टर्स जो इसमें आते हैं उसमें एज केयर और टेली ई हेल्थ, टेली हेल्थ और इसके अलावा मोबाइल हेल्थ और जियोनॉमिक्स और इमेजिंग आ जाता है। ग्रोथ एरियाज में एनालिटिक्स, IoT, सेंसर्स, वेरिएबल्स, डिसीजन सपोर्ट, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस आ जाता है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स। और ऑस्ट्रेलिया के जो माइनिंग और एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज हैं वहाँ इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, ताकि जो जितने भी हाई कॉस्ट और लेबर इन इंटेंसिवनेस और जियोग्राफिकल स्प्रेड से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको ओवरकम किया जा सके। जो ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर है ऑस्ट्रेलिया का, इट इज़ कंसीडर्ड एज द बैकबोन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जिसमें जो टोटल ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है GDP में वो 10% है। इसके अलावा ये जो सेक्टर है ये टेक्नोलॉजी रेडी और एक्टिवली कोलैबोरेटिंग टू इनोवेट ऑपरेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस रोड, रेल, पोर्ट एंड एयर। सब सेक्टर्स जो इसमें आ जाते हैं उसमें स्पेशल मैपिंग, एसेट मॉनिटरिंग, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस आ जाती है। ग्रोथ एरियाज में एनालिटिक्स, IoT, रोबोटिक्स, ऑटोनोमस व्हीकल्स आ जाती हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट में कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया जो है वो 7th ग्लोबली रैंक होता है जब ई गवर्नमेंट की बात आती है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की प्रोक्यूरमेंट प्रोसेसेस हैं उसमें इन्वोशन के लिए जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो इनकरेज करती है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज को इम्प्रूव किया जाए, ऐसी सर्विसेज को इम्प्रूव किया जाए, ताकि जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिस की सर्विसेज हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके, एज वेल एज जो प्रोसेसेस हैं उनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाए ताकि जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनको स्टार्टअप, स्मॉल बिजनेसेस और मीडियम साइज बिजनेसेस के लिए अवेलेबल किया जा सके और एक्सेसिबल बनाया जा सके। सब सेक्टर्स में इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है। ग्रोथ एरियाज में क्लाउड प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज, एनालिटिक्स और विजुअलाइजेशन है। एजुकेशन में ऑस्ट्रेलिया के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो फास्ट जो एजुकेशन कंटेंट और डिलीवरी की फास्ट ग्रोइंग मार्केट्स हैं उनमें सबसे आगे हैं। इसके अलावा जो EDU टेक यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है ऑस्ट्रेलिया का, उसमें जो मेच्योरिटी और ग्रोथ है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो कंट्री का EDU टेक मार्केट है एस्टिमेटेड टू बी वर्थ 5.9 बिलियन with an annual growth rate of 14.4% between 2019 to 14। सब सेक्टर्स में MOOC प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म्स, मोबाइल लर्निंग और ग्रोथ एरियाज में सिमुलेशन ट्रेनिंग एंड विजुअलाइजेशन आ जाता है।
टूरिज्म। ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री की वजह से काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है अपने डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के यूजेज की वजह से। और जो टूरिज्म इंडस्ट्री है ऑस्ट्रेलिया की स्टेज ग्लोबली competitive and it is collaborating with travel providers on data sharing partnerships ताकि जो एनालिटिक्स कैपेबिलिटीज़ है इंडस्ट्री की उनको इम्प्रूव किया जा सके। सब सेक्टर्स में मार्केटिंग इवेंट्स और ई कॉमर्स आ जाता है। ग्रोथ एरियाज में क्लाउड प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज और एनालिटिक्स आ जाते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट में जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है जो साइंस रिसर्च और इनोवेशन है उसमें एनुअल इन्वेस्टमेंट तकरीबन 10.1 बिलियन की ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने की थी 2015-16 में। इसके अलावा जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से उसमें प्रोवाइडिंग टैक्स ब्रेक्स फॉर अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स इन इनोवेटिव स्टार्टअप्स। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको तकरीबन 20% नॉन रिफंडेबल टैक्स ऑफसेट प्रोवाइड किया जाता है उस अमाउंट के ऊपर जो वो इन्वेस्ट करते हैं, एज वेल एज अ कैपिटल गेन्स टैक्स एग्जाम्पशन। इसके अलावा इनेबलिंग अर्ली स्टेज वेंचर कैपिटल पार्टनरशिप्स। जो ब्रॉडर रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको इनकरेज करने के लिए जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है उसने न्यू जो फंड साइजेस हैं उनको मैक्सिमाइज किया है ताकि जो न्यू और एग्जिस्टिंग अर्ली स्टेज को उनको जो है उनके फंड साइज को इंक्रीज किया जा सके फ्रॉम 100 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स टू 200 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, fostering greater collaboration between universities and businesses। रिसर्च ग्रांट फंडिंग की तरफ जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है इज फोकसिंग मोर एंड इट इज पेइंग मोर अटेंशन ताकि जो कोलैबोरेटिव रिसर्च ग्रांट से रिलेटेड डिसीजंस हैं उनको फास्ट ट्रैक किया जा सके। और इसके लिए इट हैज़ ओपनड अप ऑस्ट्रेलियन रिसर्च काउंसिल लिंकेज प्रोजेक्ट्स ताकि जितनी भी एप्लीकेशंस हैं रिसर्च ग्रांट से रिलेटेड उनको कंटिन्यू रखा जाए और opened a new application round for the Cooperative Research Center program. Investing in research infrastructure. The Australian government has committed 2.3 billion Australian dollars over 10 years to support research infrastructure, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया के सिंक्रोटॉन इंटरनेशनल स्केल किलोमीटर अरे रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट और नेशनल कोलैबोरेटिव रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटजी प्रोजेक्ट आ जाता है। Investing in the future of cybersecurity, the global cybersecurity market जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी मार्केट है उसकी ओवरऑल जो वर्थ है वो 71 यूएस डॉलर्स बिलियन डॉलर्स है एंड इट इज ग्रोइंग 8% ईच ईयर। तो जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो साइबर सिक्योरिटी की ग्रोथ की तरफ ज़्यादा फोकस कर रही है। द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इज एस्टेब्लिशिंग अ साइबर सिक्योरिटी ग्रोथ सेंटर ताकि जो जॉब्स और अपॉर्चुनिटी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको क्रिएट किया जा सके जिससे कि जो गवर्नमेंट की साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बूस्ट मिले। इन्वेस्टिंग इन टैलेंट एंड स्किल्स, जो ऑस्ट्रेलियंस हैं उनके टैलेंट और स्किल्स को सपोर्ट करने के लिए द गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम इनिशिएटिव्स ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है स्टूडेंट्स की विद स्किल्स जो कि वर्क फोर्स के लिए रिक्वायर्ड हैं उनको इनकरेज किया जा सके। एंड encouraging greater participation in STEM subjects, science, technology, engineering, and mathematics, streamlining access to public data and services। जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है जितना भी नॉन सेंसिटिव डाटा है पब्लिक फेसिंग एजेंसीज का वो उसको अवेलेबल किया गया है data.gov.eu पे ताकि जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिस है वो जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनको यूजर एक्सपीरियंसेस के थ्रू इम्प्रूव कर सके। गवर्नमेंट सपोर्ट, ऑस्ट्रेलियन रिसर्च जो गवर्नमेंट सपोर्ट में जो प्रोग्राम्स हैं रिसर्चेस को सपोर्ट करने के लिए उसमें ऑस्ट्रेलियन रिसर्च काउंसिल ARC है जो कि ऑस्ट्रेलिया के जितने भी रिसर्चर्स हैं उनकी एबिलिटीज़ और स्किल्स को सपोर्ट करने के लिए है। उनको ग्रांट प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जो ग्रांट प्रोग्राम्स होते हैं उनमें दो फंडिंग स्कीम्स आती हैं, डिस्कवर और लिंकेज। यानी कि ARC जो है वो जो जितने भी रिसर्चर्स हैं उनको उनके कैरियर के अर्ली स्टेज पर फंडिंग प्रोवाइड करता है ताकि वो अपनी रिसर्च को एक्सपेंड कर सकें और इन्हेंस कर सकें। इसके अलावा कोऑपरेटिव रिसर्च सेंटर्स हैं CRC जो कि
जितनी भी इंडस्ट्री ड्रिवन रिसर्च है उसको सपोर्ट करता है थ्रू पार्टनरशिप्स बिटवीन पब्लिकली फंडेड रिसर्चर्स, बिजनेस एंड कम्युनिटीज। ग्लोबल इनोवेशन लिंकेज प्रोग्राम आ जाता है जिसमें जो कि इस प्रोग्राम के थ्रू 18 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो हैं वो 5 इयर्स में प्रोवाइड किए गए हैं ऐसे बिजनेसेस को हेल्प करने के लिए जो कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और प्रोसेसेस फॉलो करते हैं। Pathways for investment. Investors have a choice of models of engagement, including establishing an Australian subsidiary to supply local industries of global significance. इसके अलावा न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजीज इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट जैसे कि डाटा सेंटर्स और कॉन्टैक्ट सेंटर्स हो गए, क्रिएटिंग ग्लोबल एंड रीजनल इनोवेशन सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बाय कोलैबिंग। जितनी भी आईटी सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हैं, कोऑपरेटिव रिसर्च सेंटर्स हैं, उनके साथ पार्टनरशिप की जा सकती है ताकि जो ग्लोबल रीजनल इनोवेशन सेंटर्स हैं उसमें टेक्नोलॉजीज को क्रिएट किया जाए। इस्टेब्लिशिंग जॉइंट वेंचर्स और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस विद ऑस्ट्रेलियन कंपनी ताकि जो ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजीज हैं स्पेसिफिक नीड से रिलेटेड उनको ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च किया जाए। इन्वेस्टिंग इन डिजिटल इन्वेस्टिंग इन डिजिटल टेक्नोलॉजी कंपनीज जो कि एएस एक्स के ऊपर लिस्टेड हैं विच इज ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन ऑस्ट्रेलियन इंफ्रास्ट्रक्चर। Why Australia? Because it has strong economy, stable and open business environment, increasing urbanized population, robust fight growth and significant project pipeline. इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है has uh, identified infrastructure development as a priority और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तरफ गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और फोकस शो किया है ताकि जो कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाया जाए इंक्लूडिंग रोड एंड रेल नेटवर्क्स। गवर्नमेंट की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट करंट और फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर्स में की गई हैं उसमें वो 50 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हैं फॉर द पीरियड ऑफ 2013-14 टू 2019-20 ऑनवर्ड्स। अपॉर्चुनिटीज जो इस सेक्टर में इंक्लूडेड हैं उसमें with a fast growing population and freight movements expected to double over the next 20 years. So there are many opportunities for international investors, construction and engineering companies and operators to invest in the infrastructure industry. The following sectors are roads, rail, seaports, airports, energy, water, social infrastructure. अपॉर्चुनिटीज रोड्स में जो ऑस्ट्रेलिया का रोड नेटवर्क है इट कंबाइंस urban रोड्स एज वेल एज द नॉन urban रोड्स और इसके अलावा जो 2013 में जो मेजर 210.6 बिलियन टन्स किलोमीटर जो फ्राइट था वो ऑन रोड्स कैरी किया गया था। इसके अलावा रेल जो ऑस्ट्रेलिया है इज इन्वेस्टिंग इन रेल फ्राइट इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट है उसको ट्रेन और रेल फ्राइट के थ्रू किया जाए और जो रोड ट्रांसपोर्ट है उनके अल्टरनेटिव के तौर पे यूज किया जाए। सी पोर्ट्स Australia's island status and liberalized trade policies offer tremendous potential for future growth in port freight. Port freight में growth के साथ ही काफ़ी ज़्यादा investment opportunities आ जाती हैं क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की सी पोर्ट है in past 10 years it has increased by 112% और जो एनुअल ग्रोथ है इट इज इंक्रीजिंग बाय 7.8%। एनर्जी जो ऑस्ट्रेलिया में डिमांड है एनर्जी की इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज क्योंकि जो इकोनॉमिक और पॉपुलेशन ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है तो एनर्जी की डिमांड भी काफ़ी इंक्रीज हो रही है। इससे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा डिवेलप हो रही हैं फ्यूचर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए। अभी तक जो ऑस्ट्रेलिया में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं वो 18 प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं जिनकी वर्थ 5.5 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। वाटर के लिहाज से क्योंकि एज द वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट वाटर सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट इज अ मेजर प्रायोरिटी फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो इसकी वजह से काफ़ी जो मेजर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको बूस्ट मिलता है
और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि ऑस्ट्रेलिया में आकर ऐसे प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो एडिलेड में एक प्रोजेक्ट है वो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं। इसके अलावा मेलबोर्न, पर्थ और सिडनी में गोल्ड का कोस्ट के प्रोग्राम्स हैं। Airport. Australia is the world's 14th largest aviation market based on passengers transported. जो भी कैपिटल सिटी एयरपोर्ट्स हैं वो प्राइवेट कंपनीज के थ्रू ऑपरेट किए जाते हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ लॉन्ग टर्म पे लीसेस लिए होते हैं। तो ये एयरपोर्ट्स जो हैं ये हर 5 साल में अपना एक मास्टर प्लान बनाते हैं कि अगले जो 20 ईयर्स हैं उनमें क्या मेजर डेवलपमेंट प्लान्स हैं। तो इन एयरपोर्ट सेक्टर इस यहाँ पर जो है इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी आती है कि जो प्राइवेट फाइनेंसर्स हैं वो ऑस्ट्रेलियन एयरपोर्ट्स और फेडरल गवर्नमेंट लीडिंग एयरपोर्ट्स, लीज्ड एयरपोर्ट्स और एग्जिस्टिंग प्राइवेट एयरपोर्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑस्ट्रेलिया की जो एजिंग पॉपुलेशन है, इट रिक्वायर्स कि जो फेडरल, स्टेट और टेरिटरी गवर्नमेंट्स हैं वो हेल्थ और एज के फैसिलिटीज़ के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें, फोकस करें, इन्वेस्ट करें। तो गवर्नमेंट जो है वो ऐसे प्राइवेट सेक्टर्स की तलाश में रहता है जिससे कि जो फंडिंग गैप्स हैं उनको कम किया जा सके। ऑस्ट्रेलिया की इसके अलावा जो जनरल पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, जिसकी वजह से जो रिक्वायरमेंट है एडिशनल स्कूल्स, डिफेंस, जस्टिस और अदर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की वो भी काफ़ी बढ़ गई है। मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजीज। मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजीज में ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है रिसर्च के लिहाज से भी, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती हैं। बायोटेक, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस, ट्रॉपिकल मेडिसिन, डिजिटल हेल्थ एरियाज में जो इन्वेस्टर्स हैं दे कैन बेनिफिट फ्रॉम द रिसर्च एक्सीलेंस एंड अ कोलैबोरेटिव कल्चर, एक्सेसिबल वर्ल्ड क्लास रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कमर्शियल सक्सेस, an ideal market for testing new innovative medical products and technologies. Australia's trade, investment and cultural ties to the fast growing Asia Pacific region. इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया है it offers world class research infrastructure. यहाँ पर एक strong environment है जो कि IP protection provide करता है, tax incentives and support business culture for undertaking research and development. Investment opportunities in Australian oil and gas. Why Australia? Because Australia offers investors with significant oil and gas reserves. They have large pipelines of liquefied natural gas projects, proximity to the rapidly growing Asian energy markets, a government committed to developing the oil and gas sector by reducing red tape and streamlining environmental approvals, एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट जिससे कि जो जियो साइंस डाटा है उस तक एक्सप्लोरेशन और एक्सेस को इजी बनाया जाए, फिजिबल बनाया जाए, अपॉर्चुनिटीज टू इंटर द ग्लोबल सप्लाई चेन्स ऑफ मल्टीनेशनल ऑयल एंड गैस कंपनीज, एक्सेस टू वर्ल्ड लीडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेटिव ऑयल एंड गैस टेक्नोलॉजीज। अपॉर्चुनिटीज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में जो ऑस्ट्रेलिया है has significant potential for world-class oil and gas discoveries. Or in discoveries के लिए it offers a stable petroleum regulatory regime with security of tenure and is focused on enhancing pre-competitive data acquisition programs ताकि जो exploration activities हैं उनको growth मिले, उनको stimulate किया जा सके। Supply chain opportunities में जो larger constant ऑस्ट्रेलिया में जो है मल्टीनेशनल ऑयल और गैस कंपनीज काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक और इंटरनेशनल फर्म्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो उनकी सप्लाई चेन में इंटर हों। और काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स भी हैं जो ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं जहां पर ऑपरेशन सपोर्ट और मेंटेनेंस सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और सर्विसेज की काफ़ी हाई डिमांड है ऑस्ट्रेलिया में। देयर आर वेरियस सर्विसेज, काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज भी अवेलेबल हैं जो कि कंपनीज को हेल्प प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ऑयल और गैस सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकें और अपने वर्क को ऑपरेट कर सकें। उसमें प्रोजेक्ट कनेक्ट आ जाता है जो कि एक ऑनलाइन सर्विस है। सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं प्रोजेक्ट रिलेटेड वो यहाँ पे लिस्ट होती हैं और ऑस्ट्रेलियन बिजनेसेस जो हैं वो इंडस्ट्री सप्लायर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं।
Actually, supply base में vendor pre-qualification and supplier management system for the oil and gas sector. Industry capability network एक independent networking organization है जो जितने भी local supplier service providers हैं जो कि local projects की requirements को meet करते हैं उनको connect करती है। इसके अलावा जो existing oil ग्लोबल कंपनीज इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में काम कर रही हैं उसमें शेवरॉन, कोनोको फिलिप्स, एक्सॉन मोबिल, पेट्रो चाइना और शेल हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन ऑस्ट्रेलियन रिसोर्सेज एंड एनर्जी। वाई ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया की जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं और जो रिसोर्सेज और एनर्जी सेक्टर है वो एक काफ़ी हाई अमाउंट में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है क्योंकि यहाँ जो इन्वेस्टर्स हैं दे विल फाइंड अ स्टेबल एंड एफिशिएंट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, आईपी प्रोटेक्शन, अ हाईली स्किल्ड एंड मल्टीलिंगुअल वर्कफोर्स एंड अ स्ट्रॉन्ग कल्चर फॉर ऑफ इनोवेशन। अपॉर्चुनिटीज इन एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑस्ट्रेलिया में जो मिनरल्स और प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी उनके जो डिपॉजिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो काफ़ी साइट्स हैं जो अंडर एक्सप्लोर्ड हैं और अनएक्सप्लोर्ड हैं। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है उन साइट्स पर एक्सप्लोरेशन को फैसिलिटेट करता है और इन्वेस्टर्स जो हैं जो जियो साइंस डाटा है वो इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकें इन्वेस्टमेंट से पहले। वास्ट डिपॉजिट्स अवेटिंग डिस्कवरीज। Despite a high level of Australia's की जो economic demonstrated resources deposits हैं for major mineral commodities have risen through discoveries at new and known sites over the past decades। जो new और known sites हैं वहाँ पर जो discoveries हुई हैं past 3 decades में they are given rise to EDR deposits for major mineral commodities। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट्स हैं they are still under explored, तो especially at the depths of greater than 100 meters, तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट्स में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं एक्सप्लोरेशन की। कंप्रिहेंसिव जियो साइंस डाटा। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी जियो साइंस प्रोग्राम जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं ताकि जो एक्सप्लोरर्स हैं उनको प्री कंपेटिटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए और डाटा सेट प्रोवाइड किए जाएँ ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड मिनरल प्रोवेंसेस से रिलेटेड। इसके अलावा मल्टीपल डेवलपमेंट रेडी प्रोजेक्ट्स भी ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं। अभी जो प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं वो 55 हैं जो कि इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज़ इंटरनेशनल फिल्म्स के लिए काफ़ी ब्रॉडर रेंज और लेवल पर प्रोवाइड करते हैं। 2015 में 55 प्रोजेक्ट्स जो थे वो काम कर रहे थे विद अ कंबाइंड वैल्यू ऑफ बिटवीन 62 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स एंड 81 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। दिस पाइपलाइन इंक्लूड्स 8 आयरन और प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 11 billion Australian dollars, 9 coal project with a combined value of more than 10.7 billion Australian dollars, and 7 oil, gas, and liquefied natural gas projects with a combined value of over 67 billion Australian dollars. इसके अलावा ही अनकन्वेंशनल गैस के काफ़ी बड़े ज़खायर जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में हैं। उसमें कोल सीम गैस आ जाती है, शेल गैस और टाइट गैस रिजर्व्स आ जाते हैं। अपॉर्चुनिटीज इन ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस। ऑयल और गैस इंडस्ट्री में मेंटेनेंस के लिहाज से क्या अपॉर्चुनिटीज आती हैं? जो ऑस्ट्रेलिया की सब्सटेंशियल पाइपलाइन है ऑफ ब्राउनफील्ड एंड ग्रीनफील्ड ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स की, इट ऑफर्स अ wealthy of long term supply chain opportunities for operations and maintenance companies। जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो इन्वेस्टर्स हैं वो पेट्रोलियम और कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल गैस प्रोजेक्ट्स में से काफ़ी वैरायटी दी गई है उसमें से प्रोजेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। और जो डिमांड है इसके अलावा माइनिंग इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी और सर्विसेज में वो भी सब सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा है। ऑयल और गैस में जो ऑयल और गैस सेक्टर है इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ जो ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी का एक मेजर पार्ट है वो ऑयल और गैस सेक्टर से जनरेट होता है। तो तकरीबन 29.5 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स जो हैं वो इस सेक्टर की तरफ से कंट्रीब्यूट होते हैं। 2015 में देयर वाज 27 ऑयल एंड गैस एंड एलएनजी प्रोजेक्ट्स जो कि काम कर रहे थे इंक्लूडिंग 13 एट द कमिटेड स्टेज वर्थ अ कंबाइंड 200 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। लार्ज पाइपलाइन ऑफ प्रोजेक्ट्स
A strong pipeline of new and planned conventional oil and gas projects offer long-lasting opportunities for the international investors. Tap into global supply chains and expertise. द लार्ज कंसंट्रेशन ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि बहुत सी मल्टीनेशनल ऑयल और गैस कंपनी जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में काम कर रही हैं जिनको जो कि इंटरनेशनल फिल्म्स और इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं सप्लाई चेन में एंटर होने के लिए। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स भी हैं जहाँ पर ऑपरेशन सपोर्ट और मेंटेनेंस सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। क्वींसलैंड का जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंडस्ट्री है वहाँ पर जो न्यू इन्वेस्टर्स या न्यू एंट्रेंट्स कह लें, दे कैन पार्टिसिपेट इन अपस्ट्रीम एक्टिविटीज, मिडस्ट्रीम एक्टिविटीज एंड डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज। अपस्ट्रीम एक्टिविटीज में जो ड्रिल रिग सर्विस कंपनीज हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं क्योंकि जो एस्टिमेट लगाया गया है उसमें तकरीबन 350 टू 500 न्यू वेल्स जो हैं वो एनुअल बेसिस पर ड्रिल करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से मिड स्ट्रीम एक्टिविटीज में मेंटेनेंस अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं। अप टू 4 अंडरग्राउंड हाई प्रेशर गैस ट्रांसमिशन पाइपलाइंस जो हैं दे आर नीडेड टू लिंक गैस फील्ड्स। डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज में जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जो कि 2016 में 6 एलएनजी ट्रेन जो हैं वो इस्टेब्लिश की गई थी विल मीन दैट ईच लिक्विफिकेशन फैसिलिटी रिक्वायर सब्सटेंशियल सर्विसेज। तो कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके अलावा टैप इनटू ग्लोबल सप्लाई चेन्स एंड एक्सपर्टीज ये भी डिस्कस हो चुका है कि काफ़ी जो प्रोजेक्ट्स और सर्विस सपोर्ट सर्विसेज हैं इस सेक्टर में कंपनीज को सपोर्ट करने के लिए इसमें प्रोजेक्ट कनेक्ट है, एक्चुअली सप्लाई बेस है, इंडस्ट्री कैपेबिलिटी नेटवर्क है और इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटर है। Opportunities in energy efficiency and renewables. एनर्जी एफिशिएंसी और रिन्यूएबल जो हैं दे आर इमर्जिंग इंडस्ट्रीज विद enormous growth population potential in Australia. क्योंकि कंट्री जो है वो लेस कार्बन इंटेंसिव इकोनॉमी की तरफ मूव कर रही है तो जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं और इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसकी वजह से जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और इसके अलावा जो माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं ऐसी कंपनीज को। ग्रोइंग डिमांड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी स्टोरेज। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से एक रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट RET जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है जिसकी जो ऑस्ट्रेलिया की जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी है उसमें तो 23.5% जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट की जाएगी। इसके अलावा द स्ट्रॉन्ग अपटेक ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज लीडिंग द ग्रोथ इन एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज इन ऑस्ट्रेलिया। जिससे कि अगर जो एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज हैं जब उनकी प्राइस डाउन होगी तो इससे भी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड होंगी फॉर एनर्जी स्टोरेज ट्रायल प्रोजेक्ट्स इन ऑस्ट्रेलियाज एनर्जी होलसेल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क एंड यूजर एंड ऑफ ग्रिड मार्केट्स। की इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट एजेंसीज जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट्स इंक्लूडेड हैं उसमें कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है जो कि ऑस्ट्रेलिया की नेशनल साइंस एजेंसी है और लीडिंग मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री इनोवेशन एंड साइंस आ जाता है जिसका जो मेन फोकस है वो इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी की तरफ है। जियो साइंस ऑस्ट्रेलिया है जो कि नेशनल जियो साइंस एजेंसी है जो कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इंडस्ट्री और स्टेक होल्डर्स को जियो साइंस से रिलेटेड एडवाइस प्रोवाइड करती है। ऑफिस ऑफ द चीफ इकोनॉमिक्स है जो कि इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक रिसर्च डाटा एनालिसिस एंड एडवाइस जो है वो गवर्नमेंट्स इंडस्ट्रीज और स्टेक होल्डर्स प्रोवाइड करते हैं। स्टेट एंड टेरिटरी गवर्नमेंट्स में ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी गवर्नमेंट आ जाती है, न्यू साउथ वेल्स, नॉर्थर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड, गवर्नमेंट ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, विक्टोरियन और गवर्नमेंट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में ऑस्टमाइन आ जाती है जो कि ऑस्ट्रेलिया की जो माइनिंग इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी और सर्विसेज सेक्टर है उनको रिप्रेजेंट करती है। ऑस्ट्रेलियन पेट्रोलियम प्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशन एसोसिएशन आ जाती है जो कि ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। इंडस्ट्री कैपेबिलिटी नेटवर्क जो कि इंडिपेंडेंट नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है जितने भी लोकल सप्लायर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि लोकल प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं
उनको कनेक्ट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए ये रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा मिनरल्स काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, जो कि एक्सप्लोरेशन, माइनिंग और मिनरल्स प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो हैं नेशनली और इंटरनेशनली, उनको रिप्रेजेंट करती है। क्लीन एनर्जी काउंसिल है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का जो क्लीन एनर्जी सेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करती है। ऑस्ट्रेलियन रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, जो कि कमर्शली ओरिएंटेड एजेंसी है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज की कंपेटिटिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए सप्लाई चेन्स को, और रिन्यूएबल एनर्जी डिमांड्स की सप्लाई के लिए काम करती है। हाउ ऑस्ट्रेट कैन हेल्प। ऑस्ट्रेट जो है वो ऑस्ट्रेलियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन है, जो कि इन्वेस्टर्स, बिजनेसेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, टूरिज्म ऑपरेटर्स और गवर्नमेंट्स और सिटीजन्स को डेवलप एडवाइस प्रोवाइड करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, develop international markets, win productive foreign direct investment, promote international education, strengthen Australia's tourism industry, seeks consular and passport services. इसके अलावा what they provide, they have partnership with state and territory governments, which means that they provide international investors with the information जो कि उनके बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या एस्टेब्लिश करने के लिए ज़रूरी होती है। जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं ऑस्ट्रेट की तरफ से इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को, उसमें इनिशियल कोऑर्डिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्वायरीज एंड असिस्टेंस है, इंफॉर्मेशन ऑन द ऑस्ट्रेलियन बिजनेस एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग FIRB रिक्वायरमेंट्स, और जो FIRB रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें क्या असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है ऑस्ट्रेट की तरफ से, मार्केट इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, ऐसी इन्वेस्टमेंट लोकेशंस को आइडेंटिफाई करना, और पार्टनर्स इन ऑस्ट्रेलिया, एडवाइस ऑन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड अप्रूवल प्रोसेसेस। हमने इस वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं। इसके अलावा हम बिजनेस कंसल्टेंसी और वर्चुअल सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। हम 8 मुल्कों में काम करते हैं और बिजनेस की बुनियाद रखने से लेकर लीड जनरेट करने तक के सफ़र में आपके साथ साथ रहते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.pefconsulting.com, या व्हाट्सएप कर सकते हैं 00971565499 या ईमेल कर सकते हैं info@pefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे राब्ता करेगी।